हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 जून है। आईएएस डिस्कशन की शुरुआत कोटेशन से करते हैं और आज का कोटेशन बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट भी है। कोटेशन है सोक्रेटिस का, द ओनली गुड इज़ नॉलेज एंड द ओनली एविल इज़ इग्नोरेंस। नॉलेज एक बहुत बड़ा गुण है। जब आपके पास किसी भी चीज़ की जानकारी होती है तो सोक्रेटिस का ये मानना है कि ह्यूमन बीइंग फिर गलतियाँ नहीं करता। अगर उनको ये पता चल जाए कि कौन सी चीज़ अच्छी है या कौन सी चीज़ बुरी है, तो वो उसकी समझदारी इतनी होती है कि वो इसी के हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर सकता है। और दूसरी तरफ इग्नोरेंस जो है वो आपको एविल बनाता है। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जब आपके पास जानकारी नहीं होती है तो आप एक एविल बन सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और आपके पैर के नीचे बहुत सारी चींटियां हैं जो दब रही हैं, बट आपको मालूम नहीं है, आप इग्नोरेंट बिहेव कर रहे हैं। और एक तरफ आप एविल हैं लेकिन आपकी गलती नहीं है, बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ का। लेकिन जब आपको कोई भी चीज़ पता चल जाती है तो आप गलतियां नहीं करते। अब देखिए, इसका क्रिटिसिज्म भी है और बहुत तगड़ा क्रिटिसिज्म है। आपको डेली लाइफ में फील होता होगा। ऐसा कई बार होता है जब आपके पास नॉलेज होती है, जानकारी होती है। जानकारी इन द सेंस, अगर हम सिंपल यूपीएससी का ही एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जानकारी है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, हमारे पास जानकारी है आंसर राइटिंग करनी चाहिए, हमें इतने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, ये सारी आपके पास जानकारी होती है। लेकिन तब भी कई बार लोग इग्नोरेंट बिहेव करते हैं। आप वहाँ पर फील करते हैं कि आपको जानकारी होते हुए भी आप उनमें 10 तरीके के बहाने ढूंढ लाते हैं उस काम को ना करने के। आंसर राइटिंग नहीं करनी बिकॉज बेसिक्स नहीं मालूम है, एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ना क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बहाने आपके पास होते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको कोई चीज़ मालूम नहीं है, जैसे कि कैसे उस काम को पूरा किया जाए, क्या इम्पॉर्टेंट है, कैसे आंसर राइटिंग की जाए, तो उसको पता करना आपकी एक जिम्मेदारी होती है। एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में जान करके देखिए, आज आपको मालूम है कि एनवायरनमेंट का नुकसान, दुनिया के ज़्यादातर देश को ये बात पता है कि एनवायरनमेंट का नुकसान किस किस वजह से होता है। इसके लिए कई सारे प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशंस बने हैं। लेकिन क्या हम एज इट इज़ उन चीज़ों को फॉलो कर पा रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी कि एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है और जो भी ऐसे पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होते हैं इंडस्ट्रीज से, उसको हमें नहीं चलाना चाहिए अपनी कंट्रीज़ में। तो ये सब जो चीज़ें हैं आज वो इग्नोरेंस का ही पार्ट हैं और वो ह्यूमन काइंड को एविल बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन। ठीक है, तो ये एक एक्सप्लेन्ड पूरा कॉन्सेप्ट है। ये इस स्टेटमेंट का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने भी पर्सपेक्टिव को क्लियर रखेंगे, अपने भी एग्जाम्पल्स सोच करके रखेंगे। डेली लाइफ में आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि एथिक्स वगैरह में एग्जाम्पल्स का बहुत बड़ा यूज़ होता है। ठीक है, आइए अब डिस्कशन की शुरुआत करते ही हम जान लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट्स आज डिस्कस होने वाला है आर्टिकल में। तो ऑलवेज कोटेशन हमने चेक कर लिया है, कौन सा कोटेशन है आप लोगों ने लिख लिया होगा अपने नोट्स में। नहीं लिखा है तो फटाफट लिखेंगे। और आज बेसिक्स जानेंगे, हम लोग बैकग्राउंड जानेंगे। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं उनको बता दूं, हम यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साइमल्टेनियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस डिस्कशन को बिल्कुल सिर्फ मेंस ओरिएंटेड ना समझा जाए। इसमें हम हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रीलिम्स से के जो भी फैक्ट उस आर्टिकल में से निकल रहे हैं हम उसको डिस्कस कर लें और हम जान लें उसके बारे में। ठीक है ना। तो आज आर्टिकल कौन कौन सा होगा देख लेते हैं। 3 आर्टिकल आज टोटल हम डिस्कस करेंगे। इंडिया नेपाल टाइज, अर्बन गवर्नेंस, और ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने लिखा है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। हायर एजुकेशन पर अभी क्या क्या चैलेंजेस हैं कोविड-19 के बाद, क्योंकि डिजिटल हो रही हैं सारी चीज़ें और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरिया में दिक्कतें आ सकती हैं उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया। विल डिस्कस दैट। क्वेश्चन दिए गए हैं आंसर राइटिंग के लिए, 5 क्वेश्चंस हैं। आप अपने हिसाब से ट्राई करें। जिनका कमेंट आ रहा है कि वो 2 से 3 लिख रहे हैं तो वेरी गुड। आप अगर 2 से 3 भी लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब 5 क्वेश्चंस अ डे लिखने लग जाएंगे। बहुत सारे सेलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू आपने देखा होगा, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग 5 क्वेश्चंस लिखा करते थे एक दिन में। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने राइटिंग को शार्प करने के लिए, अपने थॉट्स को शार्प करने के लिए। वी यूज़ टू राइट सम क्वेश्चंस। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेगा और प्रीवियस डे का हम लोग आंसर भी देख लेंगे।
तो इन शॉर्ट आपको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अंत तक बने रहिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपने इंटरेस्ट को बनाए रखना है। कई बार ऐसा लगता है कि यार थोड़ा थक जाते हैं हम क्योंकि लंबा वीडियो होता है, लेकिन आपको थकना नहीं है। हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि अगर ये क्वेश्चन एज इट इज़ ये वर्ड एग्जाम में मिला तो मैं क्या जवाब दूंगा, राइट? तो उस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। और देखिए आज कौन कौन सा पॉइंट हम रिविजन और डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों के लिए पहली बार होगा, कुछ लोगों के लिए रिविजन होगा। सगौली ट्रीटी किसके किसके बीच में है वो देखेंगे। लिपुलेख पास कहाँ पर है। कालापानी ट्रीटी, कालापानी टेरिटरी है बेसिकली ये। और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड परपेचुअल ट्रीटी 1923, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वार्ड कमेटी। ये सारे फैक्ट्स तो एज इट इज़ डिस्कस करेंगे और बाकी कुछ फैक्ट्स जो हमें आर्टिकल के दौरान ही मिलेंगे। तो आज आर्टिकल है हाउ टू बी फ्रेंड्स इन डीड। दूसरा होगा सिटी ऑफ द फ्यूचर एंड द एकेडमी वी नीड। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस है आपके सामने। देयर आर 5 क्वेश्चंस टुडे एंड फर्स्ट क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम पे। अच्छा, आपको एक बात मालूम है, जो लोगों ने सिलेबस देखा है कि अर्बनाइजेशन का जो टॉपिक है वो एग्जैक्टली मेंशन है, मतलब वहाँ पर कहीं कोई इनडायरेक्ट सिलेबस में नहीं है मेंशन, वो बिल्कुल प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और इस बार ये जो चैलेंज आप देख रहे हैं पेंडेमिक के समय में, आप देखिए सबसे ज़्यादा चैलेंज कहाँ पर फेस हो रहा है, अर्बन स्टेट में ही हो रहा है। जो लोग शहरों में माइग्रेंट लोग रहते थे वहाँ पर दिक्कतें आई हैं। तो बेसिकली ये जो रेगुलेशंस है अर्बन एरिया का, उसमें कमी है और इस वजह से इतने सारे फ्लॉ हमें सामने देखने को मिले आफ्टर कोविड। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को हमें डिस्कस करना है। और साथ में कई सारे इवेंट इस साल आप देख रहे हैं। पीडीएस सिस्टम का इवेंट जो अभी सामने आया, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, राशन कार्ड का इशू है और एड्रेस प्रूफ का इशू है। ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। और अभी एक लेटेस्ट भी आप इसमें जोड़ सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट, कैपिटल सिटी, और उसने अनाउंस कर दिया कि भाई जो बाहर के लोग हैं उनको एक्सेस नहीं दिया जाएगा हॉस्पिटल में। तो ये सब इवेंट हैं और ये एथिक्स में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया, द रियल पावर्स आर विद द पीएम, सीएम एंड डीएम। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू फील दैट देयर इज अ नीड टू डिसेंट्रलाइज द गवर्नेंस एंड इंडिया शुड अडॉप्ट बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच हम लगातार देख रहे हैं रियल लाइफ में। जो लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, पुअर टू रिच में अभी हर जगह पर यही कहा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट का अप्रोच हो वो बॉटम टू अप होना चाहिए, ना कि अप से लेकर के बॉटम में। तो बॉटम टू अप में हम पहले जो हमारा लोकल गवर्नेंस है उसको हम स्ट्रांग बनाए, फिर स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाए और फिर उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि स्ट्रांग है। तो इस तरीके से सोचना है। इन क्वेश्चंस को देने का मतलब क्या है, सोचना है आपको कि अगर मुझे मेंस लिखने का मौका मिला 2020 के एग्ज़ाम में तो कैसा परफॉर्म करेंगे आप। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के लिए है, तो आपको देखिए अगर हम लोग सिर्फ मेंस की तैयारी यहाँ पे कर रहे होते तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन क्यों दिया जाता। तो प्लीज़ आपको डरना नहीं है। जिनके यहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं आता है वो भी घबराए ना। हम लोग ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि सारे प्रीलिम्स के अच्छे अच्छे फैक्ट्स जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उसको इंक्लूड कर दिया जाए। ठीक है, वो आपके क्वेश्चन के माध्यम से लाया जाए, न्यूज़ को बता करके लाया जाए, या आर्टिकल के दौरान आपको समझाया जाए। डोंट बी पैनिक, प्लीज़ ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, पासेस के बारे में है, बेसिक फैक्ट एकदम प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, आपको इसका आंसर करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ सगौली से जुड़ा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन अर्बन एरिया से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में इनडायरेक्ट आपको सोचना है, डायरेक्ट नहीं है ये, तो इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन के ऊपर, और फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है। ठीक है, तो ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। जो नए लोग हैं उनको बता दें, ये इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर दिल्ली में सिचुएटेड है। 8750069419 पर आप कॉल कर सकते हैं। जो सीनियर लोग इस वीडियो को फॉलो करते हैं, सीनियर इन द सेंस प्रिपरेशन हो चुका है, अटेम्प्ट दे रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, यू आर फीलिंग समटाइम कि आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, गाइडेंस प्रोग्राम। इसमें आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए फुल फाउंडेशन कोर्स है, यू कैन टेक हेल्प। जानकारी फ़ोन पर मिल जाएगी आपको। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, और आज हम शुरू करेंगे हाउ टू बी फ्रेंड्स इन डीड। लेकिन एक चीज़ पर अवेयर रहिएगा प्लीज़, यहाँ पर इस आर्टिकल को पढ़ने के दौरान, ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये
नेपाल के एक व्यक्ति हैं, यूएन में एम्बेसडर हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें नेपाल के एंगल को ज़्यादा बताया गया है। ठीक है, हम आर्टिकल में उन बेसिक फैक्ट्स को देख लेंगे जो कि हमारे लिए काम की है। इससे हमें नेपाल की गवर्नमेंट, नेपाल में रहने वाले लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इसका एक छोटा सा ओवरव्यू मिलेगा। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के दौरान आपको सतर्क रहना है, क्योंकि हमें उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो एग्जैक्टली है। इंडिया का मत क्या है, इंडिया की राय क्या है, उन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। बट एक अलग एंगल है जो यहाँ पर मिलेगा, तो हमें इसको देखना चाहिए। इसको हम कहाँ से एसोसिएट करेंगे सिलेबस में? जीएस पेपर 2 IR। कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना इस बात में? अगर कन्फ्यूजन है तो आज की आज सिलेबस याद कर लीजिए। आइए पहले बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, बेसिक्स जान लेते हैं, जो लोग डरते रहते हैं बेसिक्स से। ठीक है, तो पहले हम उसके बारे में जान लेंगे। ये मैप है आपके सामने, मैप में है लिखा हुआ ज्योग्राफी ऑफ काली कुमाऊं रीजन। इसी पर डिस्कशन टिका हुआ है, यही रीजन है जो इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। आप देखिए, ये रहा लिपू लेक पास, और लिपू लेक पास के बारे में भी और हम इसको देखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और नेपाल के नाराज़ होने का कारण एक लिपू लेक पास भी है। ये रहा काली रिवर, ठीक है ना, और काली रिवर ये बाउंड्री सेट करता है किसके बीच में? नेपाल इंडिया के बीच में। और ये इधर चाइना तिब्बत वाला रीजन, इधर नेपाल, और इधर कुमाऊं रीजन इंडिया। ठीक है, तो ये लोकेशन बहुत अच्छे से क्लियर रखना है, कौन कौन सी नदी है, कौन कौन से पास हैं इस जगह पर, ये दिमाग में हमारे होना चाहिए। आइए अब एंग्लो नेपालीज वॉर की बात कर लेते हैं। देखिए 1813 की बात है, और इवन उससे थोड़ा सा पहले हम अगर जाके देखेंगे 1791 से लेकर के 1804 के बीच में नेपाल में जो गोरखा आर्मी है, उन्होंने अपना जो एरिया, अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, और उन्होंने तिब्बत वाले रीजन में, या इधर ईस्ट सिक्किम से लेते हुए उधर नदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत, इधर अपना जो एरिया है उसको एक्सटेंड करना शुरू किया। ठीक है, अब इस बात से सबसे पहले अवेयर हुए तिब्बत के लोग, और वहाँ पर नेपाल तिब्बत वॉर होता है। 1791 के दौरान गोरखा आर्मी को वापस भेजा जाता है अपनी टेरिटरी में, और इसके लिए तिब्बत मदद लेता है क्विंग एम्परर से। ठीक है ना, फिर 1813 की बात है, व्हेन ग्रेटर नेपाल हैड एक्सटेंडेड फ्रॉम सतलज रिवर, अब यानी इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, और वेस्ट से लेकर के तीस्ता रिवर, सतलज किधर है? वेस्ट की तरफ है। देखिए लोकेशन क्लियर रखना है आपको, यहाँ पे एक बार और दिखा देती हूँ। ये काली रिवर है, इधर ईस्ट हो गया, जस्ट वेट, इसको देख लेते हैं। इस इमेज में इस तरफ ईस्ट हो गया, राइट, और इधर वेस्ट हो गया। तो वेस्ट की तरफ इंडिया वो वाला रीजन, और ईस्ट की तरफ नेपाल वाला रीजन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इस पूरे फैक्ट को जानिए कि इसमें क्या है। तो वेस्ट सतलज रिवर, उधर तीस्ता रिवर सिक्किम की तरफ, ये अपना दायरा फिर से बढ़ाना शुरू करते हैं। और इस बात की भनक फिर उस समय में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसको लगती है, और एंग्लो नेपालीज वॉर होता है 1814 से 16 तक। यहीं पर सगौली ट्रीटी साइन की जाती है। सगौली ट्रीटी किसके किसके बीच में है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा प्रीलिम्स में। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र है, ये भी ध्यान रखना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा आर्मी के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, सगौली ट्रीटी। एंड ये उस समय में राजगुरु गजराज मिश्रा इनका नाम है, जो वहाँ के जो किंग थे, नेपाली किंग भीमसेन थापा, उनके अंडर में थे, और इनके बिहाफ पर उन्होंने ये ट्रीटी साइन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इंडिया में, और 1816 में जाकर के इसको रेटिफाई किया गया था। अब क्लियर है पूरा मामला। यहाँ पर हम किसकी बात करें? सगौली ट्रीटी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा आर्मी के बीच का ये ट्रीटी था। एंड इसी ट्रीटी में ये सारी चीज़ें क्लियर हुई थी कि जो काली रिवर है उसको बाउंड्री माना जाएगा, उसका ईस्ट वाला पोर्शन नेपाल का होगा, वेस्ट वाला पोर्शन इंडिया का होगा। लेकिन इस ट्रीटी में बहुत सारी खामियां हैं। वहाँ पर ये तय नहीं किया गया कि वो जो रिवर है, अब देखिए काली रिवर में भी बहुत सारे फ्लॉ हैं, वहाँ पर उसमें 2-3 नदियाँ हैं जो वहाँ से निकलती हैं और मिलकर के काली रिवर बनाती हैं। तो उसमें कौन सा रिवर है उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उसको मेंशन नहीं किया गया, और इसलिए जो काला पानी एरिया है, काला पानी टेरिटरी है, वो डिस्प्यूट में चला गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब देखते हैं फिर से एक बार, ये काला पानी वाला रीजन है, ठीक है, जो अभी डिस्प्यूटेड है, और इधर है लिपू लेक।
तो नेपाल का कहना है कि जो काला पानी का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये नेपाल का है, ठीक है। लेकिन आप देखिए जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन किस तरीके से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया और इधर तिब्बत, इनके बीच में ये पास लिपुलेख पास माना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रीलिम्स में कंफ्यूज किया जा सकता है। इंडिया और तिब्बत को जोड़ने वाला पास, पास का मतलब होता है दर्रा, और इससे रास्ता निकाला जाता है लिपुलेख पास इंडिया और तिब्बत के बीच में, और यहाँ पर बेसिकली उत्तराखंड वाला रीजन है। तो ये काला पानी टेरिटरी को नेपाल अपने मैप में मानता है, और इसके पीछे का रीज़न ये हुआ कि उस समय में जो ये ट्रीटी हुई थी, सगौली ट्रीटी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, उसमें क्लियर नहीं किया गया कि कौन से रिवर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मैप माना और उन लोगों ने अपना मैप माना। ये एक बहुत बड़ा कारण है इतना कन्फ्यूजन क्रिएट होने का और इतनी टेरिटरी के डिस्प्यूट को बढ़ने का, ठीक है। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप 1923, ये भी जान लीजिए, अगर एग्जाम में आ गया इनडायरेक्टली तो आपको पता होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंस के पहले की ट्रीटी है, ठीक है। और इस समय में 1923 में इस ट्रीटी को ब्रिटिश इंडिया ने किया था नेपाल के साथ। recognized it as an independent state with a special treaty relation, ठीक है। और इसी में किया गया ट्रीटी ऑफ सगोली was replaced by treaty of perpetual peace and friendship 1923। तो ये भी याद रखना है। यहीं पर इसमें इंक्लूडेड है ओम पर्वत, माउंट आपी, ये सारा जो बॉर्डर एरिया है वहीं पर है। क्वेश्चन बन सकता है ओम पर्वत कहाँ है, ये जान के रखिए। अब लिपुलेख पास का पूरा एग्जैक्ट लोकेशन देख लीजिए आप कहाँ है। ये है लिपुलेख पास, और अभी हमारे को तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, लेकिन नेपाल को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और नेपाल ने अपने मैप में इस पूरे रीजन को नेपाल के अंदर बताया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसको हम उत्तराखंड में मान रहे हैं उसको नेपाल ने अपने मैप में शामिल किया है। ये है डिस्प्यूट का मुद्दा, जिससे कि भारत को नाराज़गी है और इसी पर पूरी ये बहस चल रही है, और आर्टिकल लगातार लिखे जा रहे हैं इंडिया के द्वारा और नेपाल के लोगों के द्वारा। तो अब आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं, मेन आर्टिकल पर चलते हैं। अवेयर रहना है, आर्टिकल किसने लिखा है इस बात को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल को पढ़ना है। सगौली ट्रीटी का जिक्र हमने कर लिया, आपको बहुत सारे फैक्ट यहाँ से पता चल गए। लिपुलेख पास को नेपाल लाया गया है, जो नेपाल जिन्होंने इस पूरे आर्टिकल को लिखा है इनका कहना है कि ये, और यहीं पे टिंकेर पास का भी जिक्र है, तो प्रीलिम्स में ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। टिंकेर पास, चूँकि ये सारा इस रीजन में पड़ता है, न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, तो क्वेश्चन बन सकता है। 1961 में नेपाल और चाइना ने मिलकर के एक पिलर फिक्स किया था, पिलर नंबर 1 एट टिंकेर पास के पास, और वहीं एक पिलर है जिसको नंबर 0 दिया गया। ये ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल, चाइना के बीच में, और यहाँ से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दूरी पर है लिपुलेख, ठीक है। तो वेस्ट ऑफ टिंकेर पास ये पड़ता है लिपुलेख, यानी टिंकेर पास भी वहीं पर है। और पूरा का पूरा जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है उसमें चाइना, नेपाल और इंडिया सेंट्रिक हो गया है ये पूरा रीजन, लद्दाख वाला रीजन और नीचे थोड़ा उत्तराखंड वाला रीजन भी आप इसमें मान सकते हैं। तो हाल ही में जो मैप पब्लिश किया है उसमें नेपाल ने लिम्पू, याधुरा से लेकर के कालापानी, लिपुलेख, इन सब को अपनी टेरिटरी बताया है, ठीक है। डिस्प्यूट ओवर कालापानी एरिया अराइजेस, तो कालापानी एरिया का जो ये डिस्प्यूट है ये कहाँ से अराइज हुआ, इसके बारे में ये जिक्र करते हैं दैट 1990s से ये इशू चला, ठीक है। इसके पहले आपको बता दें टेरिटरी का कोई डिस्प्यूट इंडिया नेपाल के बीच में नहीं था, बहुत ही आराम से रहते थे। चूँकि इसके पीछे 2-3 कारण था। एक तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी, ऑब्वियसली वहाँ के लोग भारत में आकर के अभी भी जॉब करते हैं, उस समय भी जॉब प्रोवाइड करते थे, तो आपस में पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत अच्छा था, और इंडिया के द्वारा बहुत सारी चीज़ों पर नेपाल निर्भर है। और ये तो दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन था वो बहुत ही पीसफुल था। लेकिन 1990s के बाद सिचुएशन बदलने लगी, जब से वहाँ पर डेमोक्रेसी आता है। डेमोक्रेसी आने के बाद गवर्नमेंट्स बदलती हैं, गवर्नमेंट्स मतलब डेमोक्रेसी की मांग शुरू होती है, आप यूँ कहें कि वहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए होती है, और उसके बाद गवर्नमेंट्स आने शुरू होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़नी शुरू होती है। अब जब गवर्नमेंट कहीं पर रूल करेगी तो गवर्नमेंट को अपनी सीट को बचाना होता है, उसको जीतना होता है, उसके लिए अलग अलग इलेक्शन एजेंडा होता है, राइट। ये सारी बातें आर्टिकल में नहीं कही गई हैं, ये हम लोग अलग से डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्टिकल में इनका कहना है कि 1990s के बाद से सिचुएशन शुरू हुई ख़राब होनी, यानी जो टेरिटरी का डिस्प्यूट है वो अराइज होना शुरू हुआ।
2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर गए थे, नेपाल विजिट पर गए थे, और तब वहाँ के दादेन जो प्राइम मिनिस्टर थे सुशील कोइराला साहब, उन्होंने भी इस पूरे इशू का जिक्र किया था, इस इशू को उठाया था। तब मोदी जी ने उनको अश्योरेंस भी दिया था कि हम इस पूरे टेरिटरी के डिस्प्यूट को या इश्यूज़ को हम रिजॉल्व करेंगे, और काला पानी का जो पूरा हिस्सा है, जो डिस्प्यूट है, उसको हम रिजॉल्व जल्द से जल्द करेंगे। और वहाँ पर ऑब्वियसली उन्होंने बहुत एक अच्छा भाषण दिया था, स्पीच दिया था, जैसे कि नेपालीज लोग बहुत खुश हो गए थे, उनको बहुत ही अच्छा फील हुआ था। मोदी जी ने कई सारे स्पीच में जिक्र किया था कि अगर नेपाल के लोग खुश नहीं रहेंगे, वो हैप्पी नहीं रहेंगे, तो इंडियन कैसे हैप्पी रह सकते हैं। तो ये सारी बातें उनको बहुत फील हुई थी, उनको बहुत अच्छा लगा था। तो एक तरीके से रिलेशन अच्छा होना शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन वाला मुद्दा, यहाँ आर्टिकल में नहीं है, हम इसको अलग से डिस्कस करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नेपाल ने, तो नेपाल ने अपने यहाँ के ही मधेसी लोगों को उसमें अधिकार नहीं दिया था, ठीक है, और उनको अधिकार दिलाना ओब्वियसली इंडिया की जिम्मेदारी थी, और वहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो इंडिया को पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ, उसके लिए इंडिया को यूज़ करना, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए यूज़ करना, तो ये इस तरीके की जो चीज़ें अराइज होने लग गई, उसने रिलेशन को थोड़ा और कड़वा बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए अगला इवेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं। चाइना में जाने के बाद 2015 की बात है, एग्रीमेंट होता है, और इंडिया चाइना एग्रीमेंट जो हुआ था 1954, उस पर आगे और ब्रॉड डिस्कशन होता है, और उन दोनों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने की बात होती है। उसको बढ़ाने के दौरान जिक्र होता है लिपुलेख पास का, कि इस पास को यूज़ किया जाएगा अपने दोनों देशों के कल्चरल और अलग कोऑपरेशन, जो भी सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उनको बढ़ाने के लिए उसका यूज़ किया जाएगा, लिपुलेख पास का। इससे नेपाल को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, उनका कहना है कि ये जो डिसीजन वहाँ पर लिया गया, जब पीएम का विजिट था चाइना में, उस दौरान जो ये डिसीजन लिया गया, ये नेपाल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, क्योंकि उस वहाँ पे लिपुलेख पास का जिक्र हुआ, और उसको जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नेपाल अपनी टेरिटरी का हिस्सा मानता है, और उनका कहना है कि उसमें नेपाल के सॉवरन एंटिटी को ध्यान में नहीं रखा गया। दो, नेपाल बहुत रिस्पेक्ट करता है कि इंडिया चाइना का रिलेशन बहुत अच्छा हो, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है, राइट। जो प्रैक्टिकल थिंग्स हैं वो हमने आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है, या हमें ऑलरेडी पता है कि क्या सिचुएशन अभी है इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में, किस तरीके का एक ट्रायंगल बना हुआ है, या नेपाल बफर जोन है, किस तरीके से पावर्स का यूज़ करता है, ये हम जानते हैं। लेकिन आर्टिकल में बताने की कोशिश की जा रही है, या उनका क्या मानना है, आपको ये समझना है। उनका मानना है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ इंडिया चाइना के बीच में, इसमें नेपाल को बाईपास किया गया, जबकि नेपाल की टेरिटरी का यूज़ किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं। अभी नए मैप में नेपाल ने दिखाया है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने टेरिटरी में। तो ये सब जो लोकेशन है ना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। वाइडनिंग द गैप, अब गैप धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है इंडिया और नेपाल के बीच में, और इसका ये बहुत सारे रीजंस, कारण हमने देख लिया। इनका कहना है, ये खुद भी इस बात को मान रहे हैं, इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट आती है वहाँ पर, वो कई बार प्रो इंडियन या एंटी इंडियन हो सकती है, और जो नेपाली कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडियन थी। 2017 में हालांकि जब जनरल इलेक्शन होता है तो वहाँ पे वहाँ के लोगों का जो सेंटिमेंट था, अब कुछ इंडियन प्रो इंडियन थे, कुछ एंटी इंडियन थे, उनको यूटिलाइज करने की कोशिश की गई उस इलेक्शन के दौरान, और उसके बाद सिचुएशन और ख़राब होती चली गई इंडिया नेपाल के बीच में, ठीक है। रेजिलियंस इन द सेफ्टी नेट, और अब इसके बाद आगे का ये बोलते हैं कि दोनों देशों को आपस में उनकी डिग्निटी को, उनकी सिक्योरिटी को, पीपल टू पीपल रिलेशन को, जो कि यूनिक है। ऑब्वियसली अगर हम नेपाल के साथ भारत का रिश्ता डिस्कस करते हैं, हमने एक दिन आर्टिकल में डिस्कस भी किया था कि दोनों देशों का रिलेशन आज का नहीं है, बहुत पुराना है। रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, बुद्धिज़्म और हिंदुज़म में भी हम रिलीजन को शेयर करते हैं। इसके बाद वहाँ के साथ अभी भी, आज भी जो भारत में बिहार वाला हिस्सा है, वहाँ के लोगों की शादी एक दूसरे की तरफ होती है, तो पीपल टू पीपल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वहाँ के लोग नौकरी करने के लिए आते हैं, तो इस तरीके से हमें उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है। और कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि ये जो प्रॉब्लम आज अराइज हो रही है इंडिया नेपाल के बीच में,
इसको आपस में मिलकर के रिजॉल्व किया जा सकता है बिना किसी तीसरे एंगल को ध्यान में रखते हुए, मतलब बिना ये सोचे हुए कि चाइना का दबाव है नेपाल के ऊपर, चाइना का डोमिनेंस है नेपाल के ऊपर। इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए, साइड रखते हुए, इंडिया और नेपाल का क्या रिलेशन है उसको फोकस किया जाना चाहिए और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो मेन पिलर है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना चाहिए। ठीक है भाई, अगला आर्टिकल देखते हैं, डिस्क सिटी ऑफ द फ्यूचर। इसमें हम अर्बनाइजेशन की बात करने वाले हैं। प्रिंस धवन साहब ये खुद IAS ऑफिसर हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स लिखे हैं। लेकिन एक बात आपको पता चली जाएगी डिस्कशन के दौरान कि इन्होंने DM को सेंटर में रखते हुए पूरे आर्टिकल को लिखा है। ठीक है, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इस आर्टिकल में आपको मज़ा आना चाहिए। GS पेपर 1 में इसको एसोसिएट कर देंगे। अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज लिखा हुआ है एज इट इज़। आइए कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, बैकग्राउंड डिस्कस करें पहले। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है, कैसे इसको रेगुलेट किया जाए, ये सारी चीज़ें हमें 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के दौरान बताई जाती है। ठीक है, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ से संबंधित है? म्यूनसिपैलिटीज़ से संबंधित है। म्यूनसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ से जुड़ा हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है ना। तो 74th म्यूनसिपैलिटीज़ से जुड़ा हुआ है और आपको ये बताना है कि ये कौन से शेड्यूल में है। तो पहला क्वेश्चन आपको कौन सा आंसर देना है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस चीज़ से संबंधित है। दूसरा सवाल, 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 जो है म्यूनसिपैलिटीज़, वो कौन से शेड्यूल में मेंशन है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होती हैं, प्रीलिम्स में आते हैं तो आप भूल जाते हैं। देखिए इसमें ऑल द मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ म्यूनिसिपल एरिया। म्यूनसिपल एरिया में रहने वाले लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है म्यूनसिपैलिटीज़ के लोगों को। आपने अपने यहाँ पर देखा होगा चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन और उसके बाद जो वार्ड कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, तो इस तरीके का पूरा कॉम्बिनेशन होता है जिनको कि लोगों के द्वारा चुना जाता है। अब म्यूनसिपैलिटीज़ में भी अपना अलग अलग डिवीज़न होता है, अर्बन एरिया का भी अपना अलग अलग डेफिनेशन होता है कि कौन सा एरिया कैंट में माना जाएगा, कौन सा एरिया वार्ड माना जाएगा, कौन सा मेट्रोपॉलिटन माना जाएगा। उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के हिसाब से उस अर्बन एरिया का नाम रखा जाता है और उसके हिसाब से उसका रेगुलेशन होता है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो आप इस पूरे एक्ट के बारे में डिटेल में एक बार ज़रूर पढ़ेंगे कि किस डेफिनेशन पर किस एरिया का क्या नाम रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी स्टेटरी है, कौन सी स्टेटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये बेसिक फैक्ट्स इसके बारे में। और अब वार्ड कमेटी का जिक्र कर लेते हैं। वार्ड कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर वार्ड। ठीक है, तो किसी भी जगह पर एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपैलिटी का जो टेरिटरी पूरा होता है उस एरिया के अंतर्गत एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं और वो पॉपुलेशन के आधार पर होता है। वहाँ का पॉपुलेशन 3 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब उस एरिया में वार्ड कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। जैसे कहीं पर 12 वार्ड होते हैं किसी जगह पर, जैसे आप लोग शहर में रहते हैं, अगर कोई दिल्ली में नहीं रहता है किसी और शहर में रहते हैं, तो आप अपने यहाँ पर वार्ड वगैरह का जब इलेक्शन होता है तब आप देखते होंगे तो म्यूनसिपैलिटी का ही इलेक्शन होता है और उसमें अलग अलग वार्ड्स होते हैं जिसके अधिकारी लोग फिर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में आप जा कर के वोट देते हैं, तो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, इनडायरेक्टली इलेक्शन भी होता है। ये जो फैक्ट है इसको आपको थोड़ा बेसिक्स में जा कर के पढ़ना है एक बार। और किसी के पास लक्ष्मीकांत है तो वो ज़रूर ये वाला चैप्टर आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे मेन आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। मेन आर्टिकल में क्या कहा गया है? मेन आर्टिकल में कहा जाता है कि जब से कोविड-19 आपने फेस किया तो देखा कि अर्बन एरिया की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। ठीक है, रूरल एरिया के कंपैरिजन में अर्बन गवर्नेंस जो था वो बहुत वीक पड़ने लगा था। अर्बन एरिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर रहने वाले लोगों की स्थिति, वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ की जो सोशल सिक्योरिटी है, उन सभी को बहुत ही चैलेंज फेस करना पड़ रहा है आज एज़ कम्पेयर टू रूरल इंडिया। ठीक है, तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? रूरल इंडिया जो है या रूरल एरिया जो है वो फिर भी सिक्योर क्यों है और अर्बन एरिया में इतनी सारी दिक्कतें क्यों हैं? इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट आखिर क्यों है?
ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसको रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने कुछ पिलर्स बताए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। अब आपको एक चीज़ और पता चलेगी, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक आईएएस या आईपीएस जब आंसर लिखता होगा तो वो कितने सिंपल टर्म्स में लिखता है। न्यूज़पेपर में ही आपको ये सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। जब कोई कोई आर्टिकल ऐसा होता है जो कोई स्पेशलिस्ट लिख रहा होता है, कोई इकोनॉमिस्ट लिख रहे होते हैं और कोई आईआर के जो स्पेशलिस्ट है वो लिख रहे होते हैं, तो उनके वर्ड वोकैबुलरीज बहुत टफ होते हैं, वो आर्टिकल बहुत मुश्किल से समझ में आता है। लेकिन जब कोई आईएएस आईपीएस आंसर लिख रहे होते हैं, आर्टिकल लिख रहे होते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल होता है, आपको बिल्कुल पानी की तरफ फ्लो होता है और आपको समझता हुआ चला जाता है पूरा ही आर्टिकल। तो ऐसा ही आंसर आपका होना चाहिए। आप एक ऐसा जवाब तैयार कीजिए जो एक स्मार्ट पीपल को भी समझ में आ जाए और जो रूरल इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो वो उसका एक एग्जाम्पल है ये आर्टिकल। सो इसमें इन्होंने कुछ पिलर का जिक्र किया है। पिलर सबसे पहला क्या है? कन्वर्जेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। जो अर्बन गवर्नेंस है, अर्बन गवर्नेंस को ध्यान में रखिए, इनके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अर्बन पॉपुलस स्पेसिफाइड स्कीम। जो अर्बन एरिया को सेंट्रिक स्कीम्स आते हैं वो क्या हैं, कैसे हैं? वाइडर पब्लिक पार्टिसिपेशन अर्बन एरिया में कितना है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ जो स्कीम्स लाए गए हैं उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है, एंड द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ कितनी हो रही है अर्बन एरिया में। ये 5 पिलर हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा। और इन्होंने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लिखते हुए बताया है कि जो इनको प्रॉब्लम फील हुई उस पूरे एरिया में, या जहाँ पर काम करने की ज़रूरत महसूस हुई, वो यही 4 एरिया इनको लगे हैं। री एम्पावर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब इनका कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का जो पोस्ट है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको आप री एम्पावर करें। ठीक है, यहाँ पे अब डिसेंट्रलाइजेशन की बात होने लग गई। आर्टिकल आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसी एंगल से सोचना शुरू कीजिए। अर्जेंट नीड टू री एम्पावर द इंस्टीट्यूशन। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपने बनाया, डिस्ट्रिक्ट में भेजा, अर्बन टाउन को मैनेज करने के लिए भेजा, लेकिन अब आपको उसको री एम्पावर भी करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि इनको अभी पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। जिस तरीके से रूरल एरिया में ग्राम पंचायत होते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत के बाद कई सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं जो पूरे रूरल एरिया की मॉनिटरिंग करते हैं और फिर उसको सुपरवाइज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिम्मेदारी दी जाती है। भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो शहर में है ना, लेकिन वो वहीं से रूरल एरिया की भी जानकारी ले रहा है थ्रू द पंचायत गवर्नमेंट्स, ग्राम पंचायत्स। तो ऐसा कोई सिस्टम अर्बन एरिया में क्यों नहीं है जहां पर कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का म्यूनसिपैलिटीज़ में। आई मीन का कहना है ऑटोनॉमी देना होगा इंस्टीट्यूशंस को। तो अगर आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इंस्टीट्यूशन को एम्पावर किया, अब आपको ऑटोनॉमी देनी है, कंट्रोल देना है फील्ड लेवल पर। साथ में जो म्यूनसिपैलिटीज़ की जो अथॉरिटीज़ हैं या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, कई बार क्या होता है कि वेरियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन सभी को जवाब देना पड़ता है और उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लोग मैनेज नहीं करते और किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है ना। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती तो लोग एक दूसरे पर पास करते जाते हैं। जैसे अगर हम ब्रांच मान लीजिए ए है, ए के नीचे काम करने वाला बी है, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट में सी काम कर रहा है, तो अब ए बी सी और ये तीनों काम कर रहे हैं। जब कोई एक प्रोजेक्ट मिलेगा तो ये तीनों एक दूसरे पर टाल सकते हैं। ए बोलेगा कि बी ने ख़राब काम किया, बी बोलेगा सी ने ख़राब काम किया है, और सी बोलेगा कि मुझे तो इतने ही पैसे मिले इसलिए मेरा काम ठीक से नहीं हो पाया। तो इस तरीके से जब हम बांट देते हैं, यहाँ पर कई सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो बट जाती है और सही से काम नहीं हो पाता। इनका एक सुझाव है, जो डीएम हैं उनको एक्स ऑफिशियो म्यूनिसिपल कमिश्नर बनाया जाना चाहिए, डेजिग्नेट किया जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सो दैट पूरी अकाउंटेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हो, वहाँ पर परफॉर्मेंस लाने की उस म्यूनसिपैलिटीज़ में, और जो भी कमियाँ हैं उसको वो रिड्रेस कर पाएँ। एक अथॉरिटेटिव विंग वहाँ पर होना चाहिए जो ग्रेवेंस रिडर्सल के लिए डिपार्टमेंट तैयार करे। वहाँ पर आने वाले जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए वो कॉल सेंटर ऑपरेट करे, सेंट्रलाइज कॉल सेंटर हो जहाँ पर प्रॉब्लम्स को सुना जाए, लोगों की दिक्कतों को सुना जाए। आपने देखा होगा रूरल इंडिया में से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जाते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर इशू कर देते हैं। आईपीएस वगैरह ने कई ऐसे एग्जाम्पल सेट किए थे कि अपने अपने एरिया में इन्होंने व्हाट्सएप नंबर को चालू कर दिया था कि जिनको कोई क्राइम महसूस हो, कोई प्रॉब्लम लगता है, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं उस इवेंट को। तो वैसे ही अभी इस अर्बनाइजेशन में भी, म्यूनसिपैलिटीज़ में भी इस पूरे
कॉन्सेप्ट को लाने की ज़रूरत है। नो परमानेंट एड्रेस। अब देखिए प्रॉब्लम बताते हैं कि अर्बन एरिया में प्रॉब्लम क्या क्या है। पहली प्रॉब्लम है कि लोगों के पास परमानेंट एड्रेस नहीं है, जबकि रूरल एरिया में तो प्रॉब्लम नहीं आती है। रूरल इंडिया में कोई रेंट पर नहीं रहता। आप ध्यान से जाके देखिए, भले ही उनका घर बहुत अच्छा ना हो, भले ही उनका कच्चा हाउस हो, लेकिन वो उनका अपना होता है। लेकिन जब हम शहर में जाते हैं तो यहाँ पर 80% ऑफ द लोग, 80 तो 60% एटलीस्ट आप कह सकते हैं, जो लोग जैसे स्ट्रीट वेंडर हैं, रैक पिकर हैं, ये लोग रेंट पे रहते हैं, राइट। डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, तो इनके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता और इसकी वजह से जो स्कीम्स हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अब एक क्रेडिबल डाटाबेस बनाने की ज़रूरत है ताकि इनके अर्बन पुअर जो पीपल हैं, माइग्रेंट पीपल हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझा जाए और उससे उनको स्किल डेवलपमेंट में मदद की जाए। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन में काम हो। अब देखिए एक बहुत अच्छा सुझाव है द नेशनल माइग्रेंट डाटाबेस, याद रखिएगा, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप। एनडीएमए के द्वारा अनाउंस किया गया है नेशनल माइग्रेंट डाटाबेस को तैयार करने का। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पीटी का फैक्ट है, किसने अनाउंस किया है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि एक नेशनल माइग्रेंट डाटाबेस बनाया जाना चाहिए और इस डाटाबेस के मदद से हम माइग्रेंट वर्कर को बहुत सहायता पहुंचा सकते हैं। मनरेगा में उनको काम दे सकते हैं। अर्बन पुअर वाले लोग पुअर नहीं होते क्या? उनको मनरेगा के तहत हम जॉब दे सकते हैं, जबकि मनरेगा को अभी रूरल इंडिया के लिए ही सिर्फ रखा गया है। अब इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है अर्बन पुअर तक, जब उनका हमें डाटाबेस मिल जाएगा। स्किल डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, ठीक है। पार्ट टाइम स्किल डेवलपमेंट का काम उनके लिए हो सकता है। तो ये जो नेशनल माइग्रेंट डाटाबेस है उनको बहुत तरीके से मदद पहुंचाएगा। लेवल ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग स्पेसेस। अब आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन का रोल। तो उन्हीं पिलर पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने स्कीम्स की बात की है, उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करें कि रूरल एरिया में क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। लोकल पंचायत वगैरह में आप जा कर के देखिए, लगातार मीटिंग होती रहती है, ग्राम पंचायत में मीटिंग होती है, लोग मिलते हैं, एक पंचायत भवन होता है, अक्सर वहाँ पर होल्डिंग्स होती है, लोग अपना आपस में मीटिंग वगैरह करते हैं। लेकिन म्यूनसिपालिटी में इस चीज़ की कई बार कमी देखी जाती है। तो यहाँ पर एक्टिव पीपल्स पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो स्कीम्स लाए जाते हैं उस पर पब्लिक डिस्कशन होना ज़रूरी है। वार्ड कमेटी में इस तरीके का एक सेटअप तैयार किया जा सकता है। यूनिफाइड अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब बताते हैं कि जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो वो किस तरीके का हो, वो यूनिफाइड होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों की मदद ली जा सकती है। गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बेहतर कैसे कर सकते हो आप? अगर आपको किसी डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार सौंप दिया गया तो आप वहाँ पर कैसे डेवलपमेंट लेकर के आएंगे? तो सबसे पहले आपको वहाँ की प्रॉब्लम्स को जानना पड़ेगा। अब आपने जब वहाँ की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा इस एरिया में ये प्रॉब्लम है, तो अब आप उसको रिजॉल्व करने के बारे में सोचेंगे और रिजॉल्व करने के दौरान आपको इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभी सोचने की कोशिश कीजिए। दीज इंक्लूड इंटरेक्टिंग विद द पब्लिक ओवर फेसबुक लाइव चैट। अब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कब करेंगे? आज ही करना है। फेसबुक के ज़रिए ऐसे आज तो आप दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन आपको सोचना है कि मुझे एक ऐसा ही एप्लीकेशन लॉन्च करना है अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मैं काम करूँगा या करूँगी, वहाँ के लोग मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आज इतने अवेयर नहीं है। हालांकि यंग जनरेशन जो अब चुन करके आ रही हैं, जो लोग बन रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, वो बहुत हद तक काम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आप इजी टू गेट नहीं होते। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है आप उनसे आसानी से मिल भी नहीं सकते, तो अपनी राय रखना तो बहुत दूर की बात है। तो उनका कहना है कि फेसबुक लाइव चैट के ज़रिए, जूम सेशन के ज़रिए, ईमेल्स, व्हाट्सएप, ट्विटर, रेडियो शोज़, ऐसे इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एट प्लेसेस। हर जगह पर पब्लिक मीटिंग होनी चाहिए। रेगुलेटरी फंक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी जगह पर। जैसे रूरल एरिया में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही अर्बन एरिया में भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से काम करना होगा। और आगे आने वाली जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो डिजिटल प्रॉब्लम्स हो या वो कोई लोकल प्रॉब्लम हो, उसको रिजॉल्व करना होगा। कंक्लूजन का कहना है, कंक्लूजन में बताते हैं कि कोविड-19 में इस दौरान हमने
एक कोशिश की है कि हम इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, और उसके लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना देखा है और हम सभी ने उसमें अपनी हामी भरी है। तो क्यों ना अब अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर को भी सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, रीबिल्ड किया जाए, इनके इंटरनल सिस्टम को मजबूत किया जाए और अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है। तो जो आज परेशानी हमें देखनी पड़ी कोविड-19 के दौरान, वो आगे चल कर के किसी ऐसी क्राइसिस में देखनी नहीं पड़ेंगी। अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, द अकेडमी वी नीड हायर एजुकेशन से एसोसिएटेड है, जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, सोशल जस्टिस वाले सेक्शन में, ठीक है, जहाँ पर एग्जैक्टली लिखा हुआ है हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। आर्टिकल में इन्होंने लिखा है, राइटर ने लिखा है कि आज जो प्रॉब्लम अराइज हुई वो एक न्यू नॉर्मल की वजह से हुई है। न्यू नॉर्मल आज क्या है? न्यू नॉर्मल ये है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो अभी ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश है, ये बहुत ज़्यादा कारगर और कामयाब साबित नहीं हो पा रही है, क्योंकि अचानक से एक चैलेंज हमारे सामने आया कोविड-19 का, जिसमें कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने को कहा गया और लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया। अब हमने जब ऐसा किया तो बहुत सारे बच्चे जिनका फ्यूचर एंग्जाइटी से भर गया, 37.4 मिलियन स्टूडेंट्स पॉपुलेशन है जो आज काफ़ी एंग्जाइटी में है कि आखिर उनके साथ क्या होगा, क्या ये समय उनका बर्बाद हो जाएगा, क्या ये ईयर उनका बीत जाएगा, क्या उनको अगले साल फिर से इसी ईयर में या उसी क्लास में रहना पड़ेगा। तो इस तरीके के बहुत सारी एंग्जाइटी हैं, क्या एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि आज स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर रोल आता है पॉलिसी मेकर्स का कि वो कैसे इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर विद इनसफिशिएंट प्रिपरेशन, तो अचानक से हबड़ा तबड़ी में हमने ऑनलाइन सेटअप तो बना लिया, बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज़ करके बच्चों से हम ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रिपरेशन काफ़ी नहीं है, बहुत इनसफिशिएंट है, बच्चे वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं टीचिंग से। और ये बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि जो आज तक टीचर प्रोफेसर बोर्ड पे पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, उनके समझाने का तरीका डिफरेंट होता है, वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं ऑनलाइन टीचिंग में कई बार, और ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है। इसके लिए इनसफिशिएंट प्रिपरेशन भी अभी हमारा है, मस्ट बी केयरफुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल दे रही हैं। इनका कहना है कि जो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं इस कोविड-19 के बाद या इस दौरान में, तो हमें कुछ बातों से अवेयर रहना पड़ेगा, कुछ बातों के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे कि कहीं इन इक्वलिटीज़ तो क्रिएट नहीं हो जाएगी। हमारा जो एम्बिशन है, हमारा जो एम है कि राइट टू एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाना, हर बच्चे, कोई भी बच्चा एजुकेशन लेने से वंचित ना रह जाए, तो कहीं हम इन इक्वलिटीज़ को ना इम्पोज कर दें सोसाइटी में, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग अलग चैलेंजेस हैं, हर किसी के पास इंटरनेट की अच्छी सुविधा नहीं है, खास करके महिलाएं और स्टूडेंट जो हैं वो प्रॉब्लम फील कर सकती हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस्ड हैं, जिनके घर में इंटरनेट नहीं है या फिजिकल स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है कि वो अपने घर पर रह करके पढ़ाई कर सके। तो अचानक से क्लास से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होना उनके लिए चैलेंज क्रिएट कर सकता है, और इस बात के लिए हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि कहीं वो लोग जो डिसएडवांटेज कंडीशन में हैं वो पीछे ना रह जाएं इस न्यू नॉर्मल के एरा में। सो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन का कहना है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। 1000 यूनिवर्सिटीज़, 40,000 कॉलेजेस, 10,000 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, मतलब कोई कमी इंस्टीट्यूशंस वगैरह की नहीं है, लेकिन इसका रेगुलेशन और इसका मैनेजमेंट अभी भी प्रॉपर नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो राइट नाउ देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू क्लेरिफाई ऑल दीज थिंग्स, और ये जो वर्चुअल एजुकेशन में हमें परेशानी हो रही है उसको हमें रिजॉल्व करना होगा। जो टीचर हैं उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाना होगा, उनकी स्किल को डेवलप करना होगा, राइट, जो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। अब जैसे कुछ प्रोफेसर हैं, आप ही अभी अगर कॉलेज में है या आपने जस्ट कॉलेज पास आउट किया है, तो आपने देखा कि जो प्रोफेसर्स हैं वो ज़्यादातर हार्ड कॉपी यानी बुक्स में अपना समय देते हैं। उनको कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो हाईली एजुकेटेड हैं, दे आर वेरी गुड इनफ इन देयर सब्जेक्ट्स, लेकिन कंप्यूटर की उनको बहुत जानकारी नहीं है, इवन वो स्मार्टफोन से भी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है।
तो उनका जो वो बेस्ट नॉलेज है वो लोगों तक पहुंच जाए। जब हम एक नए नॉर्मल में जाने वाले हैं, हम डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें उनको स्किल डेवलपमेंट भी बताना होगा और इसके लिए कोलैबोरेटिंग और कलेक्टिंग एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। क्राइसिस ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी, जाहिर तौर पर जो क्राइसिस है वो एक अपॉर्चुनिटी को भी लेकर के आया है। कई सारे सवाल हैं आज हमारे डोमेन में, उन सवाल को सुलझाने की ज़रूरत है, उसका सही आंसर लेके आने की ज़रूरत है। क्या हम आज तैयार हैं? क्या हमारे पास प्लेटफॉर्म है? और क्या हम इन पूरी चीज़ों को कंस्ट्रक्टिव वे में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? तो इन सारे सवालों का एक सही जवाब हमें मिलना चाहिए और उससे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम तक पहुँचेगी। आगे कंक्लूजन में ये कहा जा रहा है कि इस समय में एक जो बहुत बड़ा चेंज आया है हमारे सामने, उसमें द ओपनिंग इन द एकेडमी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट टू बिकम बेटर को लर्नर। तो हम ये चाहते हैं कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह का इस्तेमाल करके लोगों को एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए, लोगों को बेटर नॉलेज प्रोडक्शन दिया जाए, लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए। उसके लिए जो जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड कोविड-19 का जो चैलेंज है वो जाहिर तौर पर एक अपॉर्चुनिटी लाता है हायर एजुकेशन के फील्ड में भी, कि जहाँ जहाँ पर कमियां हैं, जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, उसको अभी गवर्नमेंट समझ सकती है और उसको रिजॉल्व कर सकती है, सो दैट हम एक लेवल आगे बढ़ जाएं। ठीक है, क्लासरूम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएं और ये हमारा एक लेवल आगे हो, और वो वहाँ पर कोई चैलेंज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो भी चैलेंज है हमें उसको एड्रेस कर लेना चाहिए। अब आप इन क्वेश्चंस को देखिए, अब आपको इजी टू गेट होगा। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स। 5 क्वेश्चंस आर देयर, प्लीज ट्राई एटलीस्ट 3, 2 और 3 लिखने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। अभी हो भी रहा होगा ना अच्छा, जो लोग लिख रहे हैं आंसर। एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। हाँ, कुछ ऐसे कमेंट्स भी होते हैं जिन पर लगता है कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, कुछ बातें आपको बतानी चाहिए, वो मैं आपको लगातार डिस्कशन के दौरान बताती भी हूँ। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कीजिएगा। अब एक बात बताइए, इतना डिस्कशन करने के बाद अगर आप लोग इन नॉर्मल क्वेश्चंस का आंसर ना दे पाएँ, तो फिर यहाँ पर 50 मिनट देने का क्या उद्देश्य है? तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हमें ज़रूर देना चाहिए। ट्रीटी ऑफ सगौली किसके किसके बीच में हुई है, कई बार एम्फेसिस करके आपको बताया गया है, तो आप इसका आंसर बताइएगा। ईयर वगैरह को ध्यान से देखना है। और उसके बाद अर्बन एरिया से लेकर के क्वेश्चन है। अब देखिए प्रीवियस ईयर के प्रीवियस डे का जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। 9 डैश लाइन, जल्दी बताइए किसके बीच में है, कहाँ पर है, कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज चाइना इज द राइट आंसर। बांदुंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पर है? बांदुंग कहाँ पर सिचुएटेड है? कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया, इसका सही आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। अगला सवाल, नाटुना आइलैंड, आपको कल हमने इमेज भी दिखाया था, कौन से सी में है? तो क्या इसमें आपको आंसर दिख रहा है? इसमें आंसर है ही नहीं, आंसर है डी, नॉन ऑफ द अबव, बिकॉज वो साउथ चाइना सी में सिचुएटेड है। ठीक है। इंडिया फूड सिक्योरिटी सिस्टम कौन सी मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ए होगा इसका सही आंसर। और आखिरी सवाल था, कौन सा पीडीएस सिस्टम में नहीं आता है? तो इसमें से असेंशियल क्या नहीं है? ऑब्वियसली टोबैको, तो वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें दी जाती हैं, आपके शौक की चीज़ें नहीं, तो टोबैको उसमें नहीं दिया जाता है, सी इसका आंसर होगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा डिस्कशन ज़रूर बताइए, आंसर के साथ बताइए, और जो बीच में छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं उसको ज़रूर बताया कीजिए, इससे पता चलता है कि कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं डिस्कशन को। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स लॉट, कीप स्टडिंग।